आपने कभी सोचा था कि रफ़ी साहब जो इंडस्ट्री के सबसे सीधे साधे और शरीफ इंसान माने जाते थे, एक दिन उन्होंने क्वाइटली ये डिसाइड कर लिया था कि वो कल्याण जी आनंद जी के साथ दोबारा कभी काम नहीं करेंगे। ना कोई पब्लिक फाइट, ना कोई कंट्रोवर्सी, बस खामोशी से डिस्टेंस बना लिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रफ़ी साहब जैसे इंसान को इतना हर्ट होना पड़ा? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेट्रो विद राज। आज की कहानी सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की नहीं है, ये कहानी है रिस्पेक्ट की, और एक ऐसे इंसान की जो जितना बड़ा सिंगर था उतना ही बड़ा दिल से भी था। 1960s का दौर था, हिंदी फिल्म म्यूजिक अपने पीक पर था, हर तरफ मेलोडीज थी, लाइव ऑर्केस्ट्रा था और गाने सिर्फ हिट नहीं होते थे, लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते थे। और इस वक्त एक म्यूजिक डायरेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे, जिनका नाम था कल्याण जी आनंद जी। उनका म्यूजिक एक अलग ही फील देता था, सिंपल भी, कॉमर्शियल भी और इमोशनल भी। और जब उनकी कॉम्पोजिशन को रफ़ी साहब की आवाज मिली तो लिसनर्स दीवाने हो गए। इंडस्ट्री में लोगों को लगता था ये पार्टनरशिप बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि रफ़ी साहब के पास वो मैजिकल क्वालिटी थी कि वो किसी भी एक्टर के सोल बन जाते थे, चाहे रोमांस हो, सैडनेस हो या डिवोशन। उनकी आवाज सीधा दिल तक जाती थी। लेकिन फिर एक रिकॉर्डिंग सेशन में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। इंडस्ट्री गॉसिप्स और ओल्ड इंटरव्यूज के अकॉर्डिंग एक रिकॉर्डिंग के दौरान रिहर्सल और अरेंजमेंट्स को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब एग्जैक्ट डिटेल्स आज भी क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि टाइमिंग इशू था, कुछ कम्युनिकेशन गैप। लेकिन एक बात ऑलमोस्ट हर वर्जन में कॉमन मिलती है, रफ़ी साहब को लगा कि उनकी रिस्पेक्ट हर्ट हुई है। और यही चीज सबको शॉक कर गई, क्योंकि रफ़ी साहब वो इंसान थे जो कभी लाउड नहीं होते थे, ना टैंट्रम्स, ना आर्ग्यूमेंट्स, ना कोई फालतू का अननेसेसरी ईगो। सेट पर हमेशा काम रहना, सॉफ्ट स्पोकन और रिस्पेक्टफुल। इसलिए जब उन्होंने क्वाइटली ये डिसाइड किया कि वो कल्याण जी आनंद जी के लिए गाना बंद कर देंगे, तो पूरी इंडस्ट्री सरप्राइज हो गई। सबको लगा अगर रफ़ी साहब जैसा इंसान हर्ट हुए हैं तो डेफिनेटली कोई सीरियस बात होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रफ़ी साहब ने कभी मीडिया में जाकर कुछ नहीं बोला, ना इंटरव्यूज, ना ब्लेम गेम, ना कंट्रोवर्सी, बस साइलेंटली डिस्टेंस बना लिया। और कहते हैं ना, खामोशी सबसे बड़ा लाउड रिएक्शन होती है। दोस्तों, अब प्रॉब्लम ये थी कि कल्याण जी आनंद जी की कॉम्पोजिशन में रफ़ी साहब की वॉइस परफेक्टली फिट बैठती थी, लेकिन अब सडनली वो कॉम्बिनेशन भी टूट गया। इंडस्ट्री के अंदर क्वाइटली डिस्कशन होने लगा। कॉमन फ्रेंड्स चाह रहे थे कि ये दोनों किसी भी तरह एक साथ दोबारा से जुड़ जाए। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि रफ़ी साहब इतने अपसेट कैसे हो गए। और यहाँ रफ़ी साहब का एक लेसर नोन साइड सामने आता है। वो हम्बल जरूर थे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करने वाले इंसान नहीं थे। आज के टाइम में छोटी सी बात भी सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी बन जाती है, लेकिन उस जनरेशन के लेजेंड्स साइलेंस में भी अपनी बात कह देते थे, और शायद इसी वजह से लोग उनकी और रिस्पेक्ट करते हैं। फिर कुछ सालों के बाद इंडस्ट्री के क्लोज लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करवाई, और जब रफ़ी साहब को सच पता चला तो उन्होंने अपने ईगो को एक भी सेकंड के लिए इंपॉर्टेंस नहीं दी। ना कोई कंडीशंस, ना पब्लिक अपॉलॉजी की डिमांड, ना बिटरनेस। वो सिंपली नॉर्मल हो गए और फिर से कल्याण जी आनंद जी के लिए गाना गाना शुरू कर दिए। और ऑनेस्टली यही चीज रफ़ी साहब को बाकी इंसानों से अलग बनाती है। सिर्फ उनकी आवाज नहीं, उनका नेचर। क्योंकि कामयाब लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन जो इंसान हर्ट होने के बाद भी माफ कर दे वो बहुत रेयर होता है। आज भी लोग रफ़ी साहब को सिर्फ एक लेजेंडरी सिंगर के रूप में याद नहीं करते, बल्कि एक ऐसा इंसान के रूप में याद करते हैं जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट था, माफ करने के लिए बड़ा दिल भी था। शायद इसीलिए रफ़ी साहब सिर्फ एक आवाज नहीं थे, वो एक तहजीब थे। दोस्तों, अगर आपको रेट्रो विद राज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स में बताइए आपके हिसाब से बॉलीवुड का सबसे हम्बल सिंगर कौन था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और फॉरगेटन रेट्रो स्टोरी के साथ। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।